हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन देख रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देख लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग इस डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बिल्कुल एकदम इजी वे में फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। देखिए, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, ये जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इसी किताब में ये नेचुरल सिलेक्शन वाला थ्योरी दिया था। क्या नाम था किताब का वो देखेंगे। डार्विन ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये बुक आई थी 1859 में। आप लोग देखेंगे लमार्क थ्योरीज के बाद अराउंड लमार्क थ्योरीज के अराउंड 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आया था। और डार्विन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, और इसी बुक में डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ था। देखिए, डार्विन थ्योरी को पढ़ने के लिए हम लोग को दो तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ता है और सारे साइंटिस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस से जो डार्विन थे वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे। डार्विन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस। ये थॉमस मैल्थस ने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे। डार्विन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसी बुक में डार्विन ने डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को लिखा। डार्विन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस who had wrote the book An Essay on the Principle of Population। ये थॉमस मैल्थस ने क्या कहा था वो देखेंगे। थॉमस मैल्थस he said the species has अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्या होता है अभी समझ आ जाएगा। He said the species has unlimited reproductive potential, but the number of organisms of species remains almost constant, except for some seasonal fluctuations। क्या मतलब है इसका अभी समझ आ जाएगा। for some seasonal fluctuations। देखिए, थॉमस मैल्थस ने कहा कि जितने भी स्पीसीज है उनके पास अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। मतलब कि वो रिप्रोड्यूस कर करके इतना ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। मतलब वो अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब कि वो बहुत ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। देयर इज अनचेक्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द स्पीसीज। लेकिन इतना अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होने के बाद भी क्या ये जो हमारा अर्थ है ये पूरा ऑर्गेनिज्म से भर गया है। मतलब मान लो कि अगर हम लोग बैक्टीरिया का बात करते हैं जो कि 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, तो क्या बैक्टीरिया का पॉपुलेशन पूरा हर जगह बढ़ गया। रैबिट का बात करेंगे, रैबिट एक बार में बहुत सारा बच्चा पैदा करता है, तो क्या
रैबिट का पॉपुलेशन एकदम बढ़ गया, नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? लिखे है ना हम लोग यहाँ पे, बट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब कि वो अचानक बढ़ नहीं जाता है, क्या है, कांस्टेंट रहता है, एक्सेप्ट फॉर सम सीजनल फ्लक्चुएशन। जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन बोलने का बात है कि कोई कोई सीजन में, जैसे अगर हम लोग रेनी सीजन का बात करेंगे तो रेनी सीजन में क्या इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। कोई ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो कि रेनी सीजन में या जब बारिश होता है तभी हम लोग को दिखने लगता है, जैसे हम लोग कॉमन ऐसे ही लोकल भाषा में फतिंगी बोलते हैं, जो कि लाइट के पास अगर बारिश आया तो वहां उड़ने लगता है। तो ये सब सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दे तो जो ऑर्गेनिजम्स है उसके पास अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। पहला रीजन, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। देखिए ये डार्विन थ्योरी है, बिल्कुल इजी वे में फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। क्यों ऑर्गेनिजम्स एकदम बढ़ नहीं गया, क्यों उसका नंबर कांस्टेंट है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, फूड लिमिट में है, स्पेस लिमिट में है। दूसरा रीजन क्या है? कंपटीशन है, फूड के लिए कंपटीशन है, शेल्टर के लिए कंपटीशन है, रिप्रोड्यूस करने के लिए कंपटीशन है। अब देखिए ये जो कंपटीशन है ये दो टाइप का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीसीज, कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीसीज, बिटवीन सेम स्पीसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। अब आप लोग बताइए कि इन दोनों कंपटीशन में, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में कौन सा कंपटीशन ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा सीवियर कौन सा कंपटीशन होगा? तो आपको बता दें कि जो ज्यादा सीवियर है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, इट इज अ मोर सीवियर। क्यों ये ज्यादा सीवियर है? क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच हो रहा है, रिक्वायरमेंट सेम है, ड्यू टू सेम रिक्वायरमेंट, ड्यू टू सेम रिक्वायरमेंट, ड्यू टू सेम रिक्वायरमेंट। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो ज्यादा सीवियर है, ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे थॉमस मैल्थस ने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के पास अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि रिसोर्सेज का कमी है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फर्स्ट रीजन इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड द सेकंड रीजन इज ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो सकता है। ऐसा कंपटीशन जो सेम स्पीसीज के बीच है वो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट सेम है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई भी एक ह्यूमंस का बात करें, ह्यूमंस को सेम फूड खाना है उसके लिए कंपटीशन होगा, ह्यूमंस को सेम पढ़ाई करना है, जैसे आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन है। तो एक ही चीज के लिए वाला जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन है वेरिएशन। ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप लोगों को पता है वेरिएशन का मतलब, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कमजोर है। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कंपटीशन में जीत जाएगा, जीत जाएगा ना, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कंपटीशन में जीत जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी है वेरिएशन। अब देखिए ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन भी दो टाइप का होगा। पहला जो वेरिएशन होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और दूसरा जो वेरिएशन होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अभी समझ आ जाएगा इसका मतलब। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ये क्या है? देखिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब कि एकदम सडन चेंज हो जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म का। मान लो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म से उसका पंख नहीं है ना, वो फ्लाई उड़ नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही उसका कोई बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग आया वो उड़ने लगा, उसके पास पंख आ गया। तो ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था। ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था।
इसी का एग्जाम्पल होता है म्यूटेशन। और डार्विन ने इस म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। मेन पॉइंट डार्विनिज्म का, डार्विनिज्म ने इस म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। ऐसा नहीं है कि डार्विन ने ये म्यूटेशन को ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व किया था। वो म्यूटेशन के लिए एक टर्म भी यूज किया, स्पॉट बोलता था उसको, है ना। जो डार्विन थे वो स्पॉट बोलते थे, लेकिन वो म्यूटेशन के बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताया। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, इसमें क्या बोले, जो वेरिएशन है वो स्मॉल होगा और डायरेक्शनल होगा। स्मॉल होगा, डायरेक्शनल होगा। मतलब देखो कि अगर हम लोग ह्यूमंस के बीच का वेरिएशन का बात करें तो क्या होता है, कोई लंबा है कोई छोटा है। अगर आप एक ह्यूमंस के हाइट के बात करेंगे तो हाइट में मान लो 5 फीट और 6 फीट, 5 और 6 के बीच बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। लेकिन 5 फीट से कम और 6 फीट से ज़्यादा, ये तो बहुत कम होगा ना। तो जो वेरिएशन है वो स्मॉल होगा। 5 और 6 के अंदर में हमको लगता है बहुत सारा ह्यूमंस आ जाएगा। और डायरेक्शनल होगा। अब देखो जो वेरिएशन होगा, कुछ हेल्पफुल वेरिएशन होगा और कुछ हेल्पफुल वेरिएशन नहीं होगा। सम वेरिएशन आर हेल्पफुल, some variation are helpful and some variation are not helpful। अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि कोई वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल है, कोई हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जो हमारे लिए हेल्पफुल वेरिएशन रहेगा वो सर्वाइवल में हेल्प करेगा। इसी को तो डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ऐसा वेरिएशन जो हमारे लिए हेल्पफुल है और जो हमारे सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है वो क्या कहलाया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हेल्पफुल वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करेगा और इसी को क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप लोग याद रखेंगे जो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म है ये डार्विन नहीं दिया था, ये हार्बर्ट स्पेंसर दिया था, है ना। ये दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हार्बर्ट स्पेंसर, साइंटिस्ट का नाम है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये जो टर्म है ये कौन कॉइन्ड किया था, हार्बर्ट स्पेंसर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल होगा और कुछ वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अब ये जो हेल्पफुल वेरिएशन है, हेल्पफुल वेरिएशन क्या करेगा, सर्वाइवल में हेल्प करेगा। देखो जो हेल्पफुल वेरिएशन होगा, हेल्पफुल वेरिएशन, ये हेल्पफुल वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। मतलब जिसके पास हेल्पफुल वेरिएशन होगा वो बेटर सर्वाइव करेगा। बेटर सर्वाइव करेगा मतलब क्या है, उसके पास बेटर जीन है तब ना वो बेटर सर्वाइव कर रहा है, उसके पास बेटर जीन है। बेटर जीन है मतलब ज्यादा रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा, मोर मोर रिप्रोडक्टिव चांसेस। और जो बेटर जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होगा, रिप्रोडक्टिव चांस मिलेगा तो बेटर जीन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। बेटर जीन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो क्या बोल रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के पास हेल्पफुल वेरिएशन है उसको बेटर सर्वाइव करेगा। क्यों बेटर सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसके पास बेटर जीन है। और बेटर जीन है मतलब देखो कैसे हम लोग इसको समझेंगे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, वो जीन जो नेचर सेलेक्ट कर रहा है, वो जीन जो नेचर सेलेक्ट कर रहा है। और नेचर कौन सा जीन सेलेक्ट करेगा, जो बेटर जीन होगा, जो सर्वाइवल में हेल्प करेगा उसी जीन को सेलेक्ट करेगा ना। अब जिसके पास बेटर जीन है उसको ज्यादा रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा और जो बेटर वाला जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा तो और अच्छा वाला जीन और अच्छा जीन वाला और अच्छा कैरेक्टर वाला ऑफ स्प्रिंग जन्म लेगा। तो इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं ना, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल दिए थे, मान लो कि जो एक सपोज दैट कोई इंडिविजुअल्स है, कोई गर्ल्स है, एक लड़की है ना, वो किससे शादी करना चाहेगी, जो गूगल में जॉब कर रहा है वो लड़का से, या जो लेबर लेबर का काम कर रहा है वो लड़का, किससे शादी करना चाहेगी। तो ऑफकोर्स वो गूगल वाले लड़के से शादी करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि उसके पास बेटर जीन है, बेटर कैरेक्टर है उसके पास, तब वो उससे शादी करेगी तो वो अच्छा वाला जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो मतलब वो जो लड़की सेलेक्ट कर रही है ना, उसी तरह नेचर सेलेक्ट करेगा कौन सर्वाइव कर सकता है किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं। और यही है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो
आपको यहाँ तक समझ आया ना? यहाँ तक एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्लो चार्ट, बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। थॉमस मैल्थस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था डार्विन, है ना? थॉमस मैल्थस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसमें इन्होंने क्या लिखा था? स्पीसीज के पास अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, मतलब वो कितना भी बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एक्सेप्ट फॉर सम सीजनल फ्लक्चुएशन। कुछ सीजनल फ्लक्चुएशन को आप छोड़ देंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, फिर भी एकदम पॉपुलेशन, कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन एकदम अचानक काहे नहीं बढ़ जा रहा है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन है, और जिसके पास अच्छा जीन है वो कंपटीशन जीत रहा है, वो सरवाइव कर रहा है। जिसके पास अच्छा जीन नहीं है वो कंपटीशन हार जा रहा है। मतलब जिसके पास अच्छा वेरिएशन है, दे आर कैपेबल, उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर। और जिसके पास अच्छा जीन नहीं है उसको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है। यही हो रहा है यहाँ पे। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसका मेन दो पॉइंट है। एक तो नेचुरल सिलेक्शन जो अभी आप लोग समझे, मतलब ऐसा जीन जिसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन कहला है। और एक पॉइंट था डार्विन का जिसको हम लोग ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं, उसको समझेंगे ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है। होप आप लोग को इतना दूर समझ आया है। हम लोग समझेंगे ब्रांचिंग डिसेंट। देखो, जैसा कि आपको बताए, जो टू मेन पॉइंट्स है डार्विन थ्योरी का, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म। पहला क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, जो अभी हम लोग समझे, नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट ये क्या है वो समझेंगे। ब्रांचिंग डिसेंट है ना, देखो ब्रांचिंग डिसेंट क्या बोलता है? इवोल्यूशन इज अ branching process. Evolution is a branching process. With time, new life forms appears. New life forms appears. New life form appears. New life forms appears या rises. New life form appears as a branches. New life form appears as a branches from the previous existing life forms. From the previous existing life forms. Branching descent hence branching descent points towards common ancestry. Points towards common ancestry. देखिए, ब्रांचिंग डिसेंट क्या बोलता है कि जो इवोल्यूशन है वो एक ब्रांचिंग प्रोसेस है, और जो नया लाइफ फॉर्म अराइज होता है वो एज अ ब्रांचिंग अराइज होता है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। जैसे कि बिल्कुल ये सिंपल सा है, मान लो कोई स्पीसीज 1 है, अब इस स्पीसीज से जो नया लाइफ आएगा, ये स्पीसीज 1 है, इससे आएगा स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, मतलब ये ब्रांचेस बनता जाएगा। स्टार, स्पीसीज, ट्राइंगल, स्पीसीज, स्क्वायर, मतलब ये ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग जैसा इवोल्यूशन होगा, ये ब्रांचिंग डिसेंट होता है। देखो, डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आपको एक साइंटिस्ट का नाम और याद रखना है। क्या नाम था उनका?
आल्फ्रेड वेलेक। आल्फ्रेड वेलेक, आल्फ्रेड वेलेक कहां पे काम किए थे? ये सारा एनसीईआरटी में दिया, आपको याद करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्फ्रेड वेलेक, आल्फ्रेड वेलेक का जो वर्किंग एरिया था वो था, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है, मलय आर्कीफिलेगो, मलय आर्कीफिलेगो, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया। जो चीज डार्विन ने कहा था, इनका भी सेमी कंक्लूजन था। ही कंक्लूडेड सिमिलर टू डार्विन। इन्होंने भी एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था ऑन द टेंडेंसीज, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट indefinitely, indefinitely from the original one, from the original one। तो ये था आपका डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपको तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, चार्ल्स डार्विन, थॉमस मैल्थस, अल्फ्रेड वेलेक। चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, थॉमस मैल्थस ने जो बुक लिखा था एन एसे ऑन द पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और अल्फ्रेड वेलेक ने जो बुक लिखा था ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इंडेफिनिटली फ्रॉम द ओरिजिनल वन। और क्या होता है डार्विन्स थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब डार्विन का अकेले का थ्योरी नहीं था, तीन साइंटिस्ट थे, तीनों है ना, डार्विन, थॉमस मैल्थस, अल्फ्रेड वेलेक। होप आपको डार्विनिज्म क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स ऑल।